हेलो एवरीवन। अच्छा, हमने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर हमने कंप्लीट किया था। अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर का, तो ध्यान से देखना है। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में ना जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू। ठीक है, पहले इसके बारे में लिखो। ईओक्यू इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। ईओक्यू इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल which can be purchased at minimum costs. Is the quantity of material which can be purchased at minimum cost. It is the order size which proves to be most economically viable. It is the order size which proves to be most economically viable. चलो पूरा एक एग्जाम्पल इसका समझेंगे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, पता है एक ना पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए की ना एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्या है? एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। मिस्टर ए अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश्ड गुड्स मैन्युफैक्चर करता है। आपको अच्छी तरह पता है, फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। और पता है उसे पूरे साल में कितना रॉ मटेरियल चाहिए? 12,000 kgs ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए उसे पर एनम। ठीक है, तो मिस्टर ए की एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में फिनिश गुड्स बनाता है। फिनिश गुड्स बनाने के लिए उसे रॉ मटेरियल चाहिए और पूरे साल में उसे कितने का रॉ मटेरियल चाहिए? 12,000 kgs का। अच्छा, अब सुनो। मिस्टर ए ये रॉ मटेरियल अपने सप्लायर मिस्टर बी से मंगवाता है। मिस्टर ए ये रॉ मटेरियल अपने सप्लायर मिस्टर बी से मंगवाता है। ठीक है, अब पता है एक सोचने वाली बात क्या आती है, ध्यान से सुनना। पता है एक सोचने वाली बात यह आती है, क्या मिस्टर ए को ये 12,000 kg का रॉ मटेरियल पूरा एक साथ ही मंगवा लेना चाहिए एक ही बार में, या 6-6 हजार करके 2 बार में मंगवाए, या 4-4 हजार करके 3 बार में मंगवाए, या 3-3 हजार करके 4 बार में मंगवाए, या 2-2 हजार करके 6 बार में मंगवाए, या हजार करके 12 बार में मंगवाए। कॉम्बिनेशन कोई भी बन सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या मिस्टर ए को मिस्टर बी से ये रॉ मटेरियल पूरा एक साथ मंगवा लेना चाहिए, या इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाना चाहिए, लॉट्स में मंगवाना चाहिए? मैंने कहा ना 12,000 पूरा एक साथ मंगवा सकता है, 6-6 हजार करके 2 बार, 4-4 हजार करके 3 बार, 3-3 हजार करके 4 बार, 2-2 हजार करके 6 बार, हजार करके 12 बार। कैसे मंगवाए, इस पे हमारा सारा डिस्कशन है। अब जरा मेरी बात सुनना। पता है एक बात याद रखना, अगर कोई पर्सन बाजार से रॉ मटेरियल खरीदता है ना, कोई मैन्युफैक्चरर मार्केट से क्या खरीदता है? रॉ मटेरियल। तो वो हमेशा ना 3 कॉस्ट इंकर करता है।
एक तो है उस रॉ मटेरियल की परचेज कॉस्ट, ठीक है, दूसरी है ऑर्डरिंग कॉस्ट जिसे हम सेटअप कॉस्ट भी कहते हैं, और तीसरी होती है कैरिंग कॉस्ट जिसे हम होल्डिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो याद रखना, मैं अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदूंगा ना किसी सप्लायर से, कितने तरह की कॉस्ट इंकर करूंगा? 3, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। सपोज एग्जांपल देता हूं, परचेज कॉस्ट है ₹50 पर केजी। तो मुझे बताओ कि परचेज कॉस्ट कितनी हो गई? 1 केजी 50 का, तो पूरे साल में 12,000 केजी चाहिए, तो 6 लाख रुपए की आपकी क्या हो गई? परचेज कॉस्ट। ये तो हो गई परचेज। मेन डिस्कशन हमारा है ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट के बारे में। चलो समझते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहां पर लिखो सेकंड कॉस्ट जो हम इंकर करेंगे, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। एक काम करना, 4 कॉलम बनाना, 4 कॉलम। पहला कॉलम ऑर्डर साइज का, दूसरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, तीसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का, और चौथा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। ये 4 कॉलम बना लो। ऑर्डर साइज का, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर का, और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का। यहां पर लिखना ऑर्डर साइज 100, 200, 300, 400। चलो अब मुझे ना, मैं अब थोड़ा सा ना आपको एग्जांपल दे रहा हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, जरा सुनना। पता है, अब मिस्टर ए ने सुनो, ये क्या है? ये 100, इसके ऊपर लिखा है ऑर्डर साइज, मतलब पता है क्या? मिस्टर ए 12,000 केजी 100 करके मंगवाएगा। मतलब वो 12,000 केजी एक साथ नहीं मंगवाएगा, 100 करके 120 बार में मंगवाएगा 12,000 केजी। ठीक है, तो एक ऑर्डर का साइज 100 केजी का है। अब सुनना, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, अपने सप्लायर को कॉल करा और कहा फटाफट से मेरे गोडाउन में 100 केजी भिजवा दो। तो अब क्या हुआ? मिस्टर बी ने एक लोडर में गुड्स को लोड करवाया और मिस्टर ए के गोडाउन पे डिलीवर करवा दिया। अब मुझे बताओ, मिस्टर बी के गोडाउन से मिस्टर ए के गोडाउन पे आने तक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इंकर होगी ना। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बताओ क्या कहलाती है? दैट इज आवर ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो याद रखना, ऑर्डरिंग कॉस्ट का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। चलो अभी सुनना मेरी बात। अब मुझे ना एक बात बताओ, मैं यहां पर सुनो, मैं 100 केजी मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, मैं 100 केजी मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में। मंगवाने कितने हैं? 12,000 केजी। तो बताओगे 12,000 केजी के लिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स मुझे कितने प्लेस करने पड़ेंगे? 120। ऐसे ही 200 मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, तो 12,000 के लिए 60 ऑर्डर्स। 300 मंगवा रहा हूं एक ऑर्डर में, तो 12,000 के लिए 40 ऑर्डर्स। 400 मंगवा रहा हूं एक बार में, तो 12,000 के लिए 30 ऑर्डर्स। अब ना यहां पर ना आप मेरे साथ साथ कुछ फॉर्मूलेज आप लिखना शुरू करोगे। पहला फॉर्मूला हमारे पास जो आया वो आया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। पता है क्या फॉर्मूला बना नंबर ऑफ ऑर्डर्स का? कैसे निकाला ये? 120 12,000 डिवाइड बाय 100। बताओ कि 12,000 केजी क्या था? रॉ मटेरियल। उसे हम बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमें पूरे साल में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है? 12,000 केजी डिवाइड बाय 100 क्या है? ऑर्डर साइज। तो ये फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का, पहला फॉर्मूला। ठीक है, साथ साथ लिखते रहना मेरे। अच्छा, सपोज एक ऑर्डर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 20 रुपए,
एक ऑर्डर की 20 रुपए, तो मुझे बताओ एक ऑर्डर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20, तो 120 ऑर्डर की 2400, एक ऑर्डर की 20 तो 60 ऑर्डर्स की 1200, ऐसे ही 800, ऐसे ही 600। ठीक है, अब सुनो एक और फॉर्मूला बनाएंगे यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट का। सुनो मेरे को ये बताओ, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने कैसे निकाला? ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अच्छा, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकालते हो? एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, इसको हम डिनोट करेंगे बाय ए डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर को हम डिनोट करेंगे बाय ओ। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। चलो थर्ड अब हम करेंगे आपकी कैरिंग कॉस्ट। व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट, जरा देखते हैं। पहले एक काम करो, इसमें भी 3 कॉलम्स बना दो, ऑर्डर साइज, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम और टोटल कैरिंग कॉस्ट, ये 3 कॉलम बना दो। ऑर्डर साइज में तो वही लिख लो 100, 200, 300, 400। ठीक है, अब कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? सुनो, अज्यूम करो मिस्टर ए जिस गोडाउन में इन यूनिट्स को स्टोर करता है ना, वो गोडाउन उसका खुद का नहीं है, वो उसने ले रखा है किराए पे। और वो पता है कितना किराया देता है? एक यूनिट का 1 साल का 12 रुपए, 12 रुपीज पर यूनिट पर एनम। तो पता है इसे हम क्या कहते हैं? स्टोरेज कॉस्ट। याद रखना, स्टोरेज कॉस्ट इज आवर कैरिंग कॉस्ट। इनफैक्ट इंश्योरेंस कॉस्ट इज ऑल्सो आवर कैरिंग कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट इज ऑल्सो आवर कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मेरी बात सुननी है ध्यान से, मेरी बात सुननी है। पता है क्या, सुनो यहां पर देखना जरा, मैं आपसे ना इस वाले केस में पूछना चाहता हूं, पहले वाले केस में देखना। मुझे जानना है क्या पूरे साल में एक भी दिन ऐसा होगा जब आपके गोडाउन में 100 केजी से ज्यादा होंगे? ऐसा नहीं होता है। क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पता है, जब पहले वाले 100 कंज्यूम होते हैं ना, तब नए वाले 100 आते हैं, फिर नए वाले 100 कंज्यूम होंगे, तब अगला लॉट 100 का आएगा, फिर ये वाले 100 कंज्यूम होंगे, उसके बाद अगला लॉट आएगा 100 का। इसका मतलब ना, आपके गोडाउन में किसी भी दिन 100 यूनिट से ज्यादा स्टोर नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, जब स्टोर ही 100 होने हैं तो मैं कैरिंग कॉस्ट कितने यूनिट्स की दूंगा? 100 की। एक यूनिट की कैरिंग कॉस्ट 12, तो 100 यूनिट्स की कितनी हो गई? 1200। ठीक है, लेकिन एक बार मैं आपको और बता दूं, क्या ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कंसेप्ट है ना, जो थ्योरी है, इस थ्योरी को अगर आपको वर्क करवाना है ना, तो एक अजम्पशन ली गई है। क्या? कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। मतलब कैरिंग कॉस्ट हमेशा एवरेज बेसिस पे निकलेगी 1/2। तो कितनी बनी? 600। ऐसे ही यहां पर बनाओ, एक यूनिट को कैरी करने की, स्टोर करने की 12 रुपए कॉस्ट, तो 200 यूनिट्स को स्टोर करने की 2400, एवरेज 1200। एक यूनिट को स्टोर करने की 12, तो 300 यूनिट्स को स्टोर करने की 3600 डिवाइड बाय 2, 1800। एक यूनिट को स्टोर करने की 12, तो 400 यूनिट्स को स्टोर करने की 4800, एवरेज 2400। तो ये आपकी बताओ क्या आ गई? कैरिंग कॉस्ट। एक काम करो, कैरिंग कॉस्ट का भी एक फॉर्मूला जरा लिखो। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला,
अच्छा, सबसे पहले ये 1/2 लिखो, 1/2 इंटू ये 12 क्या था, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इसे हम डिनोट करेंगे बाय सी इंटू 100 क्या है ये, ऑर्डर साइज इंटू ऑर्डर साइज। तो ये 3 फॉर्मूले हैं जो अभी तक हमने बनाए। ठीक है, चलो अभी केस खत्म नहीं हुआ। अब आप एक काम और करोगे, अब आप ना एक स्टेटमेंट और बनाओगे, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, 5 कॉलम्स बनाना, ऑर्डर साइज। अच्छा एक बार बताओ, मैंने कहा था ना आप 3 कॉस्ट इंकर करते हो, सबसे पहले कौन सी, परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट, फिर कैरिंग कॉस्ट और फिर टोटल कॉस्ट। चलो ऑर्डर साइज में लिख लो 100, 200, 300, 400। अब मुझे ना एक बार बताओ, फर्स्ट पेज देखना, फर्स्ट पेज ये देखो, फर्स्ट पेज देख के बताओ मेरे को परचेज कॉस्ट कितने रुपए की है, 6 लाख रुपीस की परचेज कॉस्ट है। मुझे एक बात का जवाब दो, आप 100 करके मंगवाओ, 200 करके मंगवाओ, 300 करके मंगवाओ, 400 करके मंगवाओ, पूरे साल में तो 12,000 ही खरीदोगे ना 50 रुपए के हिसाब से, मतलब परचेज कॉस्ट तो 6 लाख ही इंकर होगी ना, परचेज कॉस्ट तो वही रहेगी 6 लाख। अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट आपने निकाली थी 2400, 1200, 800, 600 और कैरिंग कॉस्ट 600, 1200, 1800, 2400। अब टोटल कॉस्ट कर दो इसका, 6,03,000, 6,24,00, 6,26,00, 6,03,000। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, काम की बात पे आ रहे हैं। मुझे बताओ इन चारों में से कौन सा ऑर्डर साइज ऐसा है जिस पे टोटल कॉस्ट सबसे कम है। ये देखो, ये सबसे कम है टोटल कॉस्ट, कौन से ऑर्डर साइज पे, 200 पे। तो ये 200 हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो आप बोलोगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज नथिंग बट साइज ऑफ ऑर्डर, दैट साइज ऑफ ऑर्डर एट विच टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। तो याद रखना ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट आपकी मिनिमम होगी, लीस्ट होगी टोटल कॉस्ट। अच्छा एक बात शायद आपने और अगर नोटिस करी हो तो, यहां देखो, नोटिस करिए एक बात, ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों क्या है, बराबर, और कहीं पर बराबर नहीं है। इसका मतलब ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। अभी सुनना मेरी बात, अभी खत्म नहीं हुई है, ध्यान से सुनिए मेरी एक बात। अच्छा मुझे बताओ, मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट का आपको फॉर्मूला लिखवाया था, वो लिखो इसकी जगह, ए डिवाइड बाय ऑर्डर साइज। तो ईओक्यू भी तो ऑर्डर साइज ही होता है, तो मैं ऑर्डर साइज की जगह ईओक्यू लिख सकता हूं, इनटू ओ इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हाफ इंटू ऑर्डर साइज की जगह ईओक्यू लिख देता हूं इंटू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है, 2 इंटू ए इंटू ओ इज इक्वल टू ईओक्यू का होल स्क्वायर इंटू सी। तो 2AO डिवाइड बाय सी इज इक्वल टू ईओक्यू का होल स्क्वायर। अब मैं कर सकता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। अच्छा इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो बचेगा ईओक्यू, और इसका करूंगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 2AO डिवाइड बाय सी। बस ये आपका फॉर्मूला बन गया ईओक्यू का फॉर्मूला।
अब आप चाहो तो इस EOQ के फॉर्मूले में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालो EOQ का। 2 इंटू ए बताओगे कितना था, 12,000 kg का, O कितना है 20 रुपए का, C कितना है 12 रुपए का। सॉल्व करोगे ना तो EOQ वही आ जाएगा 200 kgs। ठीक है, तो टोटल जो फॉर्मूलेस मैंने आपको बताए हैं ना, वो टोटल मैंने आपको इस वाले पॉइंट में 4 फॉर्मूले बताए हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला और EOQ का फॉर्मूला। एक लास्ट टॉपिक इसी पॉइंट पे मैं आपको और बता दूं, वो क्या, एक कंसेप्ट होता है हमारे पास रेलेवेंट कॉस्ट का और इररेलेवेंट कॉस्ट का। पता है क्या रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? रेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो चेंज होती है, और इररेलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो सेम रहती है। अगर आप नोटिस करो, मैं 100 यूनिट करके मंगवाऊं, 200 करके मंगवाऊं, 300 करके मंगवाऊं, 400 करके मंगवाऊं, परचेस्ड कॉस्ट चारों केसेस में क्या है? सेम। इसका मतलब परचेस कॉस्ट इज माय इररेलेवेंट कॉस्ट। और ऑर्डरिंग कॉस्ट नोटिस करो, चारों केसेस में क्या कर रही है? चेंज। कैरिंग कॉस्ट नोटिस करो, चारों केसेस में क्या कर रही है? चेंज। इसका मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर माय रेलेवेंट कॉस्ट। तो याद रखना, परचेस कॉस्ट मेरी इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि सेम रहती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों मेरी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि हर केस में चेंज करती है। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।